नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 2024 का जो मेंस एग्जाम हुआ है उसके मैथ्स के 30 प्रश्न का सोल्यूशन करने वाले हैं। 30 प्रश्न है तो विल ट्राई कि 30 मिनट के अंदर हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो सीजीएल का एग्जाम आने वाला है उसमें भी ऑलमोस्ट सेम लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये अमृत के फॉर्म में कंज्यूम करना चाहिए कि ये अमृत हो सकता है। ठीक है, तो अगर ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD, E and F are midpoints of non-parallel sides AD and BC। तो आपको फाइंड करना है कि अगर EF AB के पैरेलल हो, AB बराबर 28 हो, CD बराबर 18 हो, तो EF की लंबाई क्या होगी। देखो सब कुछ भूल जाओ, पहले ट्रेपेजियम क्या होता है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है। दो भुजाएं समांतर, दो भुजाएं असमांतर, इस तरह का आपका कुछ ट्रेपेजियम होता है। ठीक है, आपसे क्या दिया गया है कि नॉन पैरेलल साइड AD और BC है, तो हम क्या काम करते हैं, AD और BC, AD B और C, ये AD और BC नॉन पैरेलल साइड हो गई। और E एंड F मिड पॉइंट है AD और BC के, E इसका मिड पॉइंट है और F इसका मिड पॉइंट है। ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर ये मिड मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, आपको क्या कहा गया, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई और एफ मिड पॉइंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ई से एफ को मिला देंगे तो जो रेखा मिलेगी, यानी कि आफ्टर ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स ई एंड एफ, व्हाट वी विल गेट, ई एफ। तो ई एफ की जो लंबाई होगी, अगर ये एक अनुपात, ऐसे देखो, अगर ये इसको एक अनुपात एक के अनुपात में डिवाइड कर रहा है, तो ई एफ की लंबाई हमेशा, पहला फॉर्मूला होना चाहिए कि ई एफ की लंबाई ए बी प्लस सी डी की लंबाई की आधी हो जाएगी। बस सिंपल से ए बी और सी डी की लंबाई जोड़ेंगे, आधी कर देंगे, तो यहाँ से हमारी ई एफ की लंबाई आ जाएगी। आपको क्या निकालना है, ई एफ ही निकालना है। ये कब होगा, जब ई और एफ इसके मध्य बिंदु हो और ये दोनों साइड्स पैरेलल। ठीक है, आपने कहा ए बी बराबर 28 है, ये 28 दे दिया गया। सी डी बराबर 18 है, सी डी बराबर 18 है, तो ई एफ की लंबाई कितनी हो जाएगी, 28 प्लस 18/2। आपको एग्जाम में कोई दिमाग लगाना था नहीं, 28 और 18 का आधा, 28 का आधा 14, इसका आधा 9, तो 14 9 आपका 23 उत्तर हो जाएगा। कितना उत्तर हो जाएगा, 23 उत्तर हो जाएगा। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि अगर ये एक अनुपात एक के अनुपात में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये भाग इस भाग के बराबर है, यानी मध्य बिंदु है, और ये भाग इस भाग के बराबर है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि EF की लंबाई AB प्लस CD/2 हो जाएगा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया कि एवरेज जो है 11 रिजल्ट का 60 है और पहले 10 का एवरेज 59 है, तो 11वां रिजल्ट ज्ञात करो। देखो इसको करने की दो मेथड है कि अगर 10 रिजल्ट का एवरेज 59 है, हम क्या कह रहे हैं, 10 रिजल्ट का एवरेज कितना है, 59। हमने कहा कोई बात नहीं, 10 रिजल्ट का एवरेज 59 है और 11वां आ जाता है तो एवरेज 60 हो जाता है। यानी कि ये जो 11वां रिजल्ट आ रहा है, ये एवरेज कितने लोगों का, 11 लोगों का एक एक बढ़ा दे रहा है। यानी ये 59 तो लेके आ ही रहा है, साथ ही साथ 11 लोगों का एक एक बढ़ाने के लिए ला रहा है। यानी 59 से कितना ज्यादा लेके आ रहा है, 11, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 59 प्लस 11 70। पहली मेथड होगी। दूसरी मेथड क्या कहती है कि अगर 11 संख्याओं का औसत 60 है तो उनका सम कितना हो जाएगा, 11 गुणे 60। और 10 संख्याओं का औसत 59 है तो उनका योग कितना हो जाएगा, 10 गुणे 59। तो 10 गुणे 59, 590, तो 10 का योग हो गया। 11वीं संख्या अगर मैं x मान लूं तो 11 संख्या के योग के बराबर लिखा, क्योंकि 11 संख्याओं का योग इतना है, 10 का योग उनमें से इतना है, और 11वीं संख्या अगर इतनी हो तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 गुणे 60 माइनस 590, यानी कि 660 माइनस 590, यानी कि 70 आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो इजी सा क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी हम इजी मार्क करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया एक मिल्क वेंडर है जिसके पास 75 लीटर काऊ मिल्क है, 45 लीटर टोन्ड मिल्क है और 30 लीटर फुल क्रीम मिल्क है। कहा गया these should be placed in different trays such that each tray contains same quantity of milk and two kinds of milk should not be mixed in tray. What is the least number of trays required to place all the milk? देखो हमसे कहा गया कि कितना कितना लीटर, 75 लीटर एक टाइप का मिल्क है, 45 लीटर दूसरे टाइप का मिल्क है और 30 लीटर तीसरे टाइप का मिल्क है। अगर हमें बराबर बराबर मात्रा में आपसे अगर पूछा जाता कि वो मैक्सिमम, पहले प्रश्न इस तरह के तरीके से आता था कि मैक्सिमम साइज का कंटेनर बताओ जो इन सबको खाली कर सके। तो आप पहले निकालो मैक्सिमम साइज का कंटेनर, वही कंटेनर मतलब मैक्सिमम साइज का ट्रे। आप वो निकालने के लिए 30, 45 और 75 का SCF ले लेंगे। यानी इसका जो SCF होगा वो लार्जेस्ट कंटेनर साइज होगी जो सभी मिल्क को रखा जा सकता है, मतलब जिससे सभी मिल्क को खाली किया जा सकता है। तो 30, 45, 75 का SCF हो गया 15। अब अगर 15 लीटर एक कंटेनर में आता है तो 30 लीटर वाले कंटेनर में
30 लीटर दूध को रखने के लिए 2 कंटेनर की आवश्यकता होगी। 45 लीटर को रखने के लिए 15 तिया 45 3 कंटेनर की आवश्यकता होगी। और अगर हम बात करें 75 लीटर को रखने के लिए 75 लीटर को रखने के लिए 15 वाले 5 की आवश्यकता होगी। तो इसका मतलब हमें टोटल कंटेनर कितने लगेंगे? 5, 3 8 और 2 10, यानी कि अपने पास 10 कंटेनर अगर हो तो 15-15 लीटर करके सारे दूध रखे जा सकते हैं और दूध मिक्स भी नहीं होंगे। तो यही पूछा गया था कि आपसे कितने कंटेनर की आवश्यकता होगी, इसके सिवा कुछ भी नहीं पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न सिंप्लीफिकेशन का था, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। 8 ऑफ 8, 8 8 64। पहले आप सबसे पहले बोर्ड मास का नियम क्या होता है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट तो यहाँ पे है नहीं, तो ऑफ जहां जहां है उसको सॉल्व करेंगे। ऑफ मतलब क्या हो गया? 8 8 64। तो ये आपका लिखा है 5 + 24 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 64 लिखा, तो 8/64 लिख लेते हैं। 8 8 64 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो गया मेरे भाई? आप कहेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 ऑफ 4 कितना हो गया? 4 ऑफ 4 कितना हो गया? 16। तो आपने कहा ये कितना हो गया? मैंने कहा कुछ भी दिक्कत नहीं है, 8 8 64, 8 से कटेगा 3 हो जाएगा, यानी 5 + 3 - 16। 5 + 3 - 16 कितना हो जाएगा? 8 - 16, यानी उत्तर कितना हो जाएगा? माइनस का 8। इसमें कुछ भी था नहीं। ये प्रश्न प्रोबेबिलिटी का है, प्रश्न को देखिएगा। देखो एक चीज बताता हूं आपको। देखो आप अपने घर जाते हैं और आपका दोस्त अपने घर जाता है, दोनों चीजें अगर एक ही साइकिल से जा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपकी साइकिल की स्पीड जितनी रहेगी उसी के हिसाब से आपके दोस्त को भी घर पहुंचने में टाइम लगेगा और आपको भी, यानी दोनों सिचुएशन जो है वो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं ऑफिस से 9 बजे निकलता हूं और आप अपने घर के लिए लखनऊ में बैठ के 11 बजे निकलते हो, क्या हमारी आपसी, मैं आपको नहीं जानता आप मुझे नहीं जानते, क्या आपकी चीजें या आपका घर पहुंचना मेरे घर पहुंचने पे डिपेंड करेगा? नहीं, यानी कि हम दोनों इंडिपेंडेंट, मतलब हमारी घटनाएं, ये दोनों घटनाएं इंडिपेंडेंट। अब देखो कहा गया, ये समझ में आ गया इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है। अब देखो कहा, अभी तो आपको लग रहा होगा कि क्या कहानी बता रहे हैं। देखिए, ए डाइस कास्ट ट्वाइस एंड कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। कहा गया एक पासा है, पासा क्या होता है? जिसपे 1 से लेकर 6 तक लूडो खेला होगा उसमें होता है, उसको 2 बार टॉस किया गया, यानी कि फेंका गया, और क्वाइन को 3 बार फेंका गया, टॉस किया गया। ठीक है, अगर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डाई विल टर्न अ 5 ईच टाइम एंड क्वाइन विल टर्न अ हेड एवरी टाइम। देखो सबसे पहले अगर कोई पासा है, पासा किस तरीके का होता है? पासा मैं बना दे रहा हूं, हालांकि मुझे मेरा आर्ट बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी अच्छा नहीं है, मतलब कह लो ऐसे। ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके लिखा होता है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज क्या होता है? आमने सामने के, जैसे ऊपर 1 तो नीचे 6, 3 4 2 और 5, ये स्टैंडर्डाइज, और ऐसे कुछ भी हो सकता है। अब देखो इसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि 5 ही आए तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5 6 में से एक संख्या, यानी 1/6 होगी प्रोबेबिलिटी 5 आने की, यानी 6 बार फेंका गया तो एक बार 5 आ सकता है, क्योंकि 6 में से एक वैल्यू 5 भी है। अगर ये n टाइम्स फेंका जाए तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 के पावर n हो जाएगी, यानी 5 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 के पावर n हो जाएगी। अगर मैं कहूं कि कोई सिचुएशन आपसे पूछा जाए कि कितना आउटकम बन रहा है, तो अगर 6, यहाँ पे 6 आउटकम बन रहे हैं, अगर 2 बार चीजें रिपीट करी जाएंगी तो 6 के पावर 2, ऐसे 3 बार रिपीट करी जाएंगी 6 के पावर 3। तो अगर मैं कहूं कि ये टोटल आउटकम कितनी होगी, तो आपने कहा 6, एक बार में 6 इवेंट बन सकते हैं, और ऐसे 2 बार किया गया तो 6 पावर 2, यानी कि 36 इवेंट बनेंगे, और 36 में एक, मतलब इसके 5 आने की संभावना है, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी थी, तो 1/6 के पावर 2, चूंकि 2 बार उछाला गया तो 1/6 के पावर 2, यानी कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 के पावर 2 हो गई। अब देखो दोनों बार 5 आने की संभावना, ठीक है, क्योंकि ये दोनों डिपेंडेंट है ना, समझ रहे हो? अच्छा, क्या डिपेंडेंट है या नहीं? अच्छा, अब एक बात बताओ, कहा गया क्वाइन जो है वो 3 बार टॉस किया गया, क्वाइन है, ये क्वाइन है, एक साइड में हेड होता है, एक साइड में टेल होता है। अगर मैं 2 बार उछालूं तो एक बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा, मतलब हो सकता है दोनों बार एच आ जाए, दोनों बार टेल आ जाए, लेकिन अगर 2 बार उछाला जाता है या हम एक बार उछालें, तो आप कहेंगे एक बार अगर उछाल रहे हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1, और टोटल सिचुएशन कितनी बनी? 2, यानी एक बार उछालने पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50% है, क्योंकि या तो टेल आ जाएगा या तो हेड आएगा, और कुछ तो आ नहीं सकता। अब कुछ लोग कहेंगे अगर सिक्का खड़ा हो जाए ऐसे, तो ये हम नहीं मानते। ठीक है, तो आपने कहा अगर एक बार सिक्का उछालते हैं तो उसके हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। अब आपने कहा कि इस प्रोसेस को कितनी बार रिपीट किया गया है? देखो क्वाइन को 3 बार टॉस किया गया, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/6 के पावर 2, ये हो गया 5 आने की प्रोबेबिलिटी, और 1/2 के पावर 3 हो गया आपके
किसके आने की प्रोबेबिलिटी? 1/2 के पावर 3 आपकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी या टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। प्रत्येक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये है और प्रत्येक बार 5 आने की प्रोबेबिलिटी ये है। तो दोनों घटनाएं चूंकि इंडिपेंडेंट है, तो दोनों घटनाओं का एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि इधर 6 भी आए और इधर हेड भी आए, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6 के पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 के पावर 3। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है दोनों घटनाएं। तो प्रोबेबिलिटी अगर इंडिपेंडेंट है, मतलब ए के होने की संभावना ए है, बी के होने की संभावना बी है, अगर ए और बी दोनों के साथ होने की संभावना पूछी जाए तो ए गुणे बी हो जाएगी। तो 5 आने की संभावना 1/6 के पावर 2, हेड आने की संभावना 3 बार उछाले जाने 1/2 के पावर 3, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/6 के पावर 2 इंटू 1/2 के पावर 3, यानी 1/36 और गुणे 1/8, तो 36 अट्ठे 288, यानी 1/288 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें समझाने के लिए थी, आपका प्रश्न इतना बड़ा ही बनेगा। ठीक है, ये इतना बड़ा प्रश्न है। ठीक है, आपको एग्जाम में बस इतना सॉल्व करना, समझ में आ गया? देखो अगला प्रश्न क्या कहा गया, 3 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर है -1 दिस वन दिस वन दिस वन। अगर सेक कॉसेक सब कुछ दिया गया हो तो आप क्या वैल्यू यूज करोगे? आप ए बराबर कुछ पुट कर सकते हो। आपने कहा क्या? मैंने कहा 45 पुट करो। तो 3 टाइम्स ऑफ सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 45 √2, तो इसकी वैल्यू होती है 1/√2, उसकी वैल्यू होती है, तो सेक 45 हो जाएगा √2 का स्क्वायर, तो माइनस कॉसेक यानी कि √2 -1 हो जाएगा। कॉसेक ए +1 √2 +1 हो गया, प्लस 4 टाइम्स ऑफ कॉसेक स्क्वायर है यानी √2 का स्क्वायर, तो माइनस कॉट स्क्वायर है, कॉट 45 की वैल्यू ये हो गया 3 इंटू 1 3, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस, और प्लस 4 टाइम्स ऑफ, तो 3 गुणे 1 धन 4 कितना हो गया? 3 इंटू 1 +4। आपका कितना आंसर हो जाए? 7 मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया वेट ऑफ 7 कजिन्स इतना है, मीडियन वेट निकाल। मीडियन निकालने के लिए आपको एक चीज बता दूं कि अगर डेटा n हो और n या तो इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है, यानी कि आपके पास जो डेटा है, नंबर ऑफ डेटा यानी कि नंबर ऑफ आंकड़ा, वो अगर इवन है, मतलब n है तो या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, कोई संख्या या तो इवन होगी या तो ऑड होगी। आपने कहा इवन, अगर n की वैल्यू इवन है तो आपका जो मीडियन होती है वो होती है n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म और बाई का, ये होती है मीडियन। अगर n की वैल्यू ऑड है तो ये होती है n प्लस 1/2, ये होती है मीडियन। राइट, इतनी चीजें सबको समझ में। अब यहाँ पे पहले आंकड़ा देखते हैं, 3 7 का जिन है यानी कि हमारा ये ऑड वाला लगेगा, तो हमारी मीडियन कितनी हो जाएगी 7 प्लस 1/2 टर्म यानी कि 4th टर्म हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसे जो दिया गया है ऐसे 4th टर्म नहीं, 4th टर्म निकालने के लिए पहले डेटा को बढ़ते यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो सबसे छोटा 52 62 65 70 60 65, अब सबसे छोटा कितना है 54, फिर कौन सा आएगा 55, फिर कौन सा आएगा 59, फिर कौन सा आएगा 60, फिर कौन सा आएगा 62, फिर कौन सा आएगा 65, फिर कौन सा आएगा 70। ये डेटा का असेंडिंग ऑर्डर है, हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। और हमें मीडियन निकालने, मीडियन हमारा 4th टर्म होगा, तो 4th टर्म कौन सा दिख रहा है? 4th टर्म कौन सा दिख रहा है? 4th टर्म कौन सा दिख रहा है 60, तो आपका आंसर कौन सा हो गया 60। देखो 1 2 3 4, ठीक है, कौन सा टर्म हो गया 4th टर्म। राइट, ओके। एक सिलेंडर की रेडियस जो है वो 8/पाई, पाई ये वाला पाई है, ठीक है, इसका वॉल्यूम इतना है, हाइट क्या होगी? देखो सिलेंडर के लिए वॉल्यूम क्या होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर और इंटू हाइट, तो ये बराबर कितना दिया गया आपको 448। राइट, 448। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपने कहा ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, मैं कहा बिल्कुल, पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, आर स्क्वायर, अगर रेडियस 8/पाई है तो ये 8 इंटू 8 64/पाई स्क्वायर हो जाएगा। राइट, और इंटू एच इज इक्वल टू 448। अब आपका कुछ कट पीट रहा हो, काट पीट दो। आपने कहा बिल्कुल कट रहा है, 16 चौको 64 और 16 दूना 32 और 16 अट्ठे 128, 4 से कटे गए 7 हो जाएगा, पाई से इसकी पावर कट जाएगी, यानी h इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू पाई, यानी 7 इंटू 22/7 यानी कि 22 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में दिया गया होगा तो सेंटीमीटर, मीटर में दिया गया होगा मीटर, जो भी यूनिट दी गई होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो एबीसी के बारे में, एक बिजनेस ज्वाइन करने के बारे में कहा गया कि ये ज्वाइन करते हैं, ए ने 7,000 12 महीने के लिए, बी ने 8,000 10 महीने के लिए, सी ने 12,000 6 महीने तक के लिए इन्वेस्ट किया। ए जो है वर्किंग मेंबर था, यानी वो काम करता था, वो काम चोर नहीं था, तो उसको 20% जो प्रॉफिट हुआ वो रिम्यूनरेशन के रूप में दे दिया, यानी कि आप ले जाओ, वो होता है मजदूरी के रूप में दे दिया। टोटल प्रॉफिट अगर इतना था तो सी का हिस्सा बताओ।
आपको प्रॉफिट एंड लॉस का एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि ए आए, बी आए और सी आए। इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट करी और कुछ टाइम के लिए करी, तो जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम के रेशियो के बराबर होता है। अब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ए ने कितना इन्वेस्ट करा? 12 महीने के लिए 7,000, बी ने 8,000 और सी ने 12,000। तो 1,000 हटा दो, यानी ए ने 7 इन्वेस्ट किया, बी ने 8 इन्वेस्ट किया और सी ने 12 इन्वेस्ट किया। कितने कितने महीने के लिए? ए ने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, बी ने 10 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और सी ने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। इसका भी रेशियो ले सकते हैं, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं 2 छक्के 12, 2 पंचे 10 और 2 3। अब इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर आपको पता है, टाइम का रेशियो पता है, तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इनके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, यानी 7 छक्के 42, रेशियो 8 पंचे 46 और 12 तिया 36। ये किसी से कट रहा है? आपने कहा बिल्कुल कट रहा है। 2 से काटेंगे 21, 2 से काटेंगे 20 और 2 से काटेंगे 18, यानी इनके प्रॉफिट का रेशियो 21 20 18 के रेशियो में होगा। हमें कोई मतलब नहीं, हमें पता है कि जितना भी प्रॉफिट हुआ उसका 20% तो भाई साहब ले गए। कौन कौन भाई साहब ले जाएंगे? ए भाई साहब। यानी कि हमारा 14,750 का लाभ हुआ, उसका 20% तो हमने दे दिया, 20% किसी को दे दिया, वो दान कर दिया, यानी बचा इसका 80%, यानी इसका 4/5 हिस्सा बचा। और इस 4/5 हिस्से में से सी का हिस्सा पूछा गया, सी का हिस्सा है 18 आउट ऑफ टोटल 21, 18, 39 और 20, 59। राइट? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं हुई, बस सॉल्व कर लेना है। तो देखो 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 नवा 5 ये 5। 59 से काटेंगे 59 पंचे 295, ये 0 हो जाएगा। ठीक, यानी कि आपका हो गया 50 गुणे 72, यानी कि आपका जो सी है उसका हिस्सा, यानी सी का हिस्सा कितना हो गया? 50 गुणे 72, यानी कि 3600 रुपए हो गए। 3600 रुपए हो गए। 3600 रुपए आपका आंसर आ गया। राइट? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एवरेज 11 रिजल्ट का 59 है, फर्स्ट का 58 है, 11वां रिजल्ट बताओ। अब देखो ऐसा प्रश्न अगर आ जाए तो आपको एग्जाम में देखो एक ही प्रश्न 2 बार आया, 11 का 59, 10 का 58, यानी 11वां जो आ रहा है वो सबके लिए एक एक ज्यादा लेके आ रहा है, यानी 11 जो आ रहा है वो सबके लिए +1 कर रहा है, यानी कि प्लस का 11 लेके आ रहा है। प्लस का 11 किससे? 58 से, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 58 11 69 हो जाएगा। ऐसा प्रश्न आए, सोचो एक ही प्रश्न 2 बार पूछा गया, मेंस का पेपर है, 30 प्रश्न एसएससी से नहीं सेट हो रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई करना था। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या काम करते हैं? आप कहेंगे कि मैं z बराबर भी 1 ले लेता हूं और y बराबर 0 ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए। अब आप कहेंगे अगर मैंने z बराबर 1 ले लिया, y बराबर 0 ले लिया, तो ये तो वैल्यू सबकी बराबर हो जाएगी। तो इसी वजह से 0 नहीं लेना है। 0 क्यों नहीं लेना है? क्योंकि 0 ले लोगे तो कोई एक टर्म, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये दोनों आंसर बराबर हो जाएंगे। z बराबर 0 ले लिया, ये दोनों आंसर बराबर हो जाएंगे, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं कर पाओगे। तो z बराबर हम 1 ले लेते हैं, या हम उल्टा ले लेते हैं। ठीक है, y बराबर 1 ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं और z इज इक्वल टू भी 1 ले लेते हैं। अब y बराबर अगर z हो गया तो ये 2 माइनस 3, यानी कि 2 माइनस 5, यानी कि -3 का स्क्वायर 9, प्लस 5 2 7 का स्क्वायर 49, माइनस 25, ये कितना हो गया? 9 49, 58 में से 25 घटेगा, कितना बचेगा? 58 में से 25 घटेगा, कितना बचेगा? अब देखो y और z की वैल्यू रखो, कहां पे 33 आ रहा है? पहले ऑप्शन में आ रहा है, तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं। संदीप ने 22% का प्रॉफिट अर्न किया जब उसने कोई कोट इतने में बेचा। कॉस्ट प्राइस बताना। 22% प्रॉफिट का मतलब, कॉस्ट प्राइस कुछ भी रहो, 22% प्रॉफिट का मतलब 122/100 में, या 2 से काट दें तो यानी 61/50 में बेचा कॉस्ट प्राइस के, ये बराबर है 8540। तो आपको यहां से सीपी कैलकुलेट करना है। आप 61 को इधर लाएंगे, 61 इक्यानवे 61, यहाँ 244 बचा, 61 चौको और ये 0 लग गया। 140 गुणे 50, 7,000 आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। इस प्रश्न में कुछ भी नहीं। जब मैं करवाता था कि भैया देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, तब नहीं, गुरुजी ने टफ क्वेश्चन करने को बोला है, इन्होंने ऐसा प्रश्न करने को बोला है। हालांकि मैं सपोर्ट नहीं करता इजी पेपर आने का, बट फिर भी जब ऐसा ही आ रहा है तो क्या कर सकते हैं। देखो इन सेंटर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर का जो मिलान बिंदु होता है वो इन सेंटर होता है। अब ये इन सेंटर है ए, कोड क्यू ए आर दिया गया, कोड क्यू पी आर की वैल्यू आपको पता है। अगर ए इन सेंटर है तो कोड क्यू ए आर की वैल्यू जो होगी वो 90 प्लस अपोजिट एंगल बटे 2 हो जाएगी। अपोजिट एंगल कौन सा है? पी बटे 90 प्लस पी बटे 2 बराबर अगर 116 है तो पी बटे 2 बराबर 26, यानी पी की वैल्यू हो जाएगी 52। बोलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मालिक। ठीक है, 3 नंबर्स हैं, इस रेशियो में उनका एलसीएम इतना है, तो डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। आपको मैं बता दूं, अगर 3 संख्याएं हैं उनका रेशियो ए बी सी है, ठीक है, पहली संख्या एच ए होगी, दूसरी संख्या एच बी होगी, तीसरी संख्या एस सी होगी।
जहां पे ए और बी और सी अगर को प्राइम नंबर्स हो तो आप कह सकते हैं कि एच इनका एचसीएफ भी होगा और तीनों संख्या एच ए, एच बी और एच सी होगी। यानी कि अगर तीन संख्याओं का रेशियो ए बी सी हो और उनका एचसीएफ एच हो तो एच ए, एच बी, एच सी तीनों संख्याओं की वैल्यू होगी और इनका एलसीएम हमेशा होगा एच ए बी सी, क्योंकि ए बी सी को प्राइम नंबर है तो इनका रेशियो 5 × 7 × 9 हो जाएगा और एच जो कि सब में से निकला था तो एच इधर आ गया। ये बराबर आपको दिया गया 1260। एबीसी की वैल्यू 5 7 35 तो इधर 35 लगा है और सी की वैल्यू 9 तो यहाँ पे 9 भी लगा दिया। यानी एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 से काटेंगे ये 140 हो जाएगा, 35 से कटेगा 4 हो जाएगा, यानी एचसीएफ 4 हो गया। अब आपसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, एस सी, क्योंकि सी की वैल्यू 9 है। और सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, ये 5h, यानी कि डिफरेंस कितना हो जाएगा 9h माइनस 5h यानी कि 4h, और h की वैल्यू अगर 4 हो तो 4h बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर्स का एवरेज 48 है, फर्स्ट 4 नंबर्स का 50% है पांचवी संख्या का, मतलब एवरेज से इतना ज्यादा प्यार क्या होगा। देखो 5 इंटीजर का एवरेज जो है 48 है, हमने कहा 48 है तो योग कितना हो जाएगा 48 × 5। पहली चार का जो एवरेज है वो 50% है फिफ्थ इंटीजर का, यानी फिफ्थ इंटीजर अगर 2x है तो पहली चार का एवरेज x, यानी पहली चार का योग कितना हो जाएगा 4x, यानी 4x पहली चार का एवरेज नहीं सम, पहली चार का सम 4x, पांचवी संख्या 2x, सबका योग 200, यानी कि 6x बराबर 240 तो x बराबर 40 हो गया। अब अगर x बराबर 40 हो गया तो पांचवी संख्या 2x यानी 40 दूना 80 हो जाएगा। ऐसा प्रश्न तो भगवान न करे आए, वरना अच्छे बच्चे जो मेहनत करके जाते हैं उनका नर्क हो जाता है। तो अगर एक टॉय बनाने के लिए एक हेमी स्फीयर को अटैच किया जाता है एक एंड पे सिलेंडर के और एक कोन दूसरे एंड पे अटैच किया जाता है। मैं एक सिलेंडर बनाने की कोशिश करता हूं, कोई गलती होगी माफी देना हुजूर। ठीक है, मैं सिलेंडर बना रहा हूं, गैस सिलेंडर नहीं, ऐसा सिलेंडर मैथमेटिक्स वाला। ये देखो, वाह भाई क्या बना रहा हूं मैं, सिलेंडर बना रहा हूं, मतलब क्या नहीं बना रहा हूं, ये देखो सिलेंडर बन गया। एक साइड में कहा गया वन एंड पे इसके क्या लगाया गया है, हेमिस्फीयर लगाया गया है। हमने कहा हेमिस्फीयर ऐसा ही कुछ दिखता होगा। एक एक मिनट यार, एक तो मैं हेमिस्फीयर नहीं बना पाता। ये देखो हेमिस्फीयर, और दूसरे साइड में कोन लगाया गया है, दूसरे साइड में कोन लगा दिया। बहुत सुंदर भाई, ये खिलौना पता नहीं कौन खेलेगा, लेकिन हाँ ऐसा खिलौना बनाया गया है। ठीक है, अगर सिलेंडर कोन और हेमिस्फीयर का कॉमन रेडियस है 4.2, यानी सबकी रेडियस 4.2 है। देखो, यानी कि ये भी 4.2 है, ये भी 4.2 है, कोन की भी बेस रेडियस 4.2 है। हाइट ऑफ सिलेंडर एंड दैट ऑफ कोन इज 7 सेंटीमीटर। कोन की हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ये देखो 7 सेंटीमीटर ये वाली वैल्यू, और सिलेंडर की भी हाइट 7 सेंटीमीटर है। तो अगर खिलौने का आयतन, अब देखो खिलौने में तीन चीजें आएंगी, एसएससी यहाँ पे सातिर बन गई। हेमिस्फीयर का आयतन यानी कि 2/3, अगर रेडियस आर हो तो r3। सिलेंडर का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई गुणे रेडियस आर है, आर स्क्वायर और गुणे का एच प्लस। कोन का भी आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच भी बराबर है, देखो इन दोनों का एच एच साथ साथ है तो ये एच लिख लें, यानी आपका हो गया 2/3 r3। अब सॉल्व करने में थोड़ा सा वो लगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 यानी कि 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। अब आप क्या काम करो, यहां से 2/3 आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा आर और यहाँ पे बचेगा 2h। अब वैल्यू रख दो, आंसर निकालो। तो ये हो गया 2/3 आर स्क्वायर, यानी 2/3 गुणे रेडियस कितनी दी गई थी 4.2 गुणे 4.2 इंटू रेडियस प्लस 2h, रेडियस कितना है 4.2 और धन 2h यानी कि 14, 14 4 18.2, 18.2 ऐसे लिख लो। यहाँ पे लिखा 2/3 गुणे 4.2 और गुणे 4.2 और गुणे 18.2। अब आप देखो पाई की वैल्यू क्या कहा गया था, 22/7 लेनी है। अच्छा पाई भी तो था 2/3 पाई आर क्यूब, यानी पाई भी था। ठीक है, पाई मैंने हटा दिया, पाई की वैल्यू लिख दो 22/7, यानी ये 22/7 भी है, अभी तो आंसर गलत पूछा। ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे, आपने कहा कुछ नहीं करना, सॉल्व ही तो करना है। 7 से काट दिया, 7 दूनी 14 और 7 छक 42 हो गया। ठीक है, अब 3 से कुछ कट रहा है, 3 से बिल्कुल कट रहा है, 3 से इसको काट दिया 1.4 हो गया। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, तो यूनिट डिजिट निकालते हैं। 2 चौको 8, 8 छके 48, 48 दूना 56, 56 56 56 और दूना 56 दूना मतलब 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए, जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट 2 होगा। यूनिट डिजिट एक ही का 2 था, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझिए क्या करा मैंने, मैंने कहा यूनिट डिजिट निकाल लो, तो आपके पास यूनिट डिजिट किसका था, इसका यूनिट डिजिट 2, इसका 4, तो 2 चौको 8, 8 दूनी 16, 16 छक्के 96 यानी कि 6 यूनिट डिजिट और 6 दूनी 12 यूनिट डिजिट। डेसिमल के बाद से भी देख सकते थे, देखो
एक डेसिमल यहाँ, एक डेसिमल यहाँ, एक डेसिमल यहाँ, 3 डेसिमल बाद ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लें। तो ट्रिक भी कभी कभी लगाना होता है। रत्नेश और विनीत अल्टरनेट डे पे काम करते हैं। रत्नेश काम करना शुरू करता है, पूरा कार्य 54 से ही 3/4 दिन में खत्म होता है। रत्नेश अकेले 48 दिन में कर सकता था, तो कितने दिन में विनीत ने काम करा होगा? देखो, मतलब विनीत अकेले के, रत्नेश और विनीत की बात की गई। मैंने लिख दिया रत्नेश और मैंने लिख दिया विनीत भाई साहब, ठीक है। दोनों भाई साहब को नमस्ते करो। रत्नेश से काम स्टार्ट होता है, रत्नेश 48 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलके 54 से ही 3/4 दिन में। आपको पता है कि अगर पहले दिन काम करा होता तो किसने करा होता? रत्नेश अगर स्टार्ट करते तो पहले दिन रत्नेश, तीसरे दिन रत्नेश, पांचवें दिन, यानी ऑड नंबर वाले डेज रत्नेश करेंगे। यानी कि अगर 54 दिन में काम खत्म होता तब 27 दिन रत्नेश करते और 27 दिन विनीत करते। लेकिन 54 से 55वां दिन भी काम चला है, यानी कि रत्नेश ने 3/4 दिन, यानी जो 55वें दिन का हिस्सा है वो रत्नेश ने करा। रत्नेश ने कितने दिन काम किया? 27 से ही 3/4 दिन, 27 से ही 3/4 दिन रत्नेश ने किया और 27 दिन भाई साहब ने करा, ठीक है। अब देखो, आप एक बात बताओ, 27 से ही 3/4 दिन में, 27 से 4/3 दिन कितना हो गया? 27 चौको 108 और 3 111/4, 111/4 दिन इन्होंने काम किया। अगर रत्नेश एक दिन में बात करें तो 48 दिन में पूरा कर, यानी एक दिन में 1/48, तो इतने दिन में कितना करा होगा? 111/4 दिन में 1/48 के हिसाब से 111/192 यूनिट का, यानी कि रत्नेश ने 111/192 कार्य कर दिया। यानी बचा कितना? 81/192। 81/1, अरे एक काम होता, पूरे काम में से 111/192 हिस्सा इन्होंने कर दिया, तो विनीत ने कितना करा? एक माइनस इतना। 27 दिन में विनीत 81/192 करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 3/192, यानी कि 1/64। अगर एक दिन में 1/64 हिस्सा होता है तो विनीत पूरा कार्य 64 दिन में। ये आपका आंसर आ जाएगा, 64 दिन आपका आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से इस प्रश्न में कुछ भी नहीं था, बस आपको ये समझना था अल्टरनेट डे पे जब मैं समझाता हूं कि ऑड नंबर वाले डेज ये करेगा, तो आप कहते हो क्यों समझा रहा है? इसी वजह से। एक संख्या 37 को डिवाइड किया जाता है दो पार्ट में, इस प्रकार से कि पहली संख्या का 5 गुना, 11 गुना दूसरी संख्या के, दोनों का सम 227 है, तो 9 गुना स्मॉलर नंबर का बताना। तो 37 को दो पार्ट में अगर हम तोड़े, मान लो छोटा संख्या a है और बड़ी संख्या 37 माइनस है, कहा कि पहली संख्या का 5 गुना, यानी 5 गुना पहली संख्या का, हमने लिखा 5a, और 11 टाइम्स दूसरी संख्या का, यानी 11 गुणे 37 माइनस से, इन दोनों का जो योग है वो 227 है। तो आपको छोटी संख्या के 9 गुना की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, यहां से 5 है माइनस 11 यानी कि 6 है, और 11 गुणे 37 कितना हो जाएगा? 407। 407 माइनस 6a बराबर 227, यानी हम कह सकते हैं कि एक घटाएंगे अगर इसमें से, तो 6a इज इक्वल टू 180, यानी a बराबर हो जाएगा कितना? 30। अब ये बराबर 30 हो गया, तो पहला भाग हो गया 30, दूसरा भाग हो गया 7, तो छोटे भाग का 9 गुना ज्ञात करना था, यानी 7 9 63। और आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, ये करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर इंटीजर में तोड़ा गया है तो 9 गुना स्मॉलर नंबर का पूछा गया था, यानी जो भी होगा वो 9 का फैक्टर होगा, तो एक ही ऑप्शन था, 1 सेकंड में भी कर सकते थे इस प्रश्न, राइट। इसकी वैल्यू निकालनी थी साइन पावर 6 से प्लस। देखो, मैं अगर इसमें साइन स्क्वायर ए कॉस प्लस कॉस स्क्वायर ए से गुणा कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने इस टर्म में इसको ब्रेकेट को हटाया और यहाँ पे ब्रेकेट बंद किया, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। अब देखो, ये लिखा है साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, जो कि होता है कितना? a प्लस बी का होल क्यूब। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब दिया गया है, ठीक है। माइनस साइन पावर 4 है माइनस कॉस पावर 4 ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस 1 इंटू कॉस ए स्क्वायर। ये तो हो गया साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है की वैल्यू 1, 1 का क्यूब 1 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है 2 साइन स्क्वायर है, 2 साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर है। अब देखो, इतना कितना हुआ? इतना कितना हुआ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर, और इधर साइन स्क्वायर है ऑलरेडी, 2 साइन स्क्वायर इधर हो गया, और इसमें कॉसेक स्क्वायर का गुणा करना है, राइट। तो ये खत्म हो गया, तो 1 माइनस 2 आपका आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक सम को सिंपल इंटरेस्ट में 5% की रेट से जमा किया गया है, ये 4160 6 साल में हो जाता है राशि। एक साल में ब्याज 5%, तो 6 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? 30%, यानी धन 30% अगर ब्याज देता है तो खुद का कितना हो जाएगा? 130%।
130% किसी चीज का 4160 है, तो यहां से 10% कह सकते हैं कितना हो जाएगा, 13,320। 10% 320, तो 100% कितना हो जाएगा। मेंस का पेपर लग रहा है किसी एंगल से। 40% की इंक्रीज ऑब्जर्व की जाती है 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट। अगर 4 साल में 40% कोई चीज बढ़ता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, पर साल बढ़ा हुआ, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से हो जाएगा 10%। अब अगर 10% इसी रेट पे 4 साल के लिए 80,000 को इन्वेस्ट किया जाए, 4 साल यानी कि 40%, 80,000 का 40% 32,000, यानी 32,000 रुपए ब्याज मिल जाएंगे। ठीक है, तो 32,000 रुपए साधारण ब्याज होता, लेकिन कहा गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 10% की रेट से। अब देखो, आप सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। 80,000 के देखो, 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब आपको 32,000 अगर साधारण ब्याज मिल रहा है तो 32 से छोटा ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, दूसरी चीज देखो, 80,000 था, हमने कहा 1 साल में 11/10 हो जाएगा, 4 साल में 11/10 के पावर 4 हो जाएगा। अगर ब्याज निकालने जाएंगे तो ये विश्लेषण आएगा, इसमें से 80,000 घटाएंगे, यानी कि हमने 80,000 कॉमन ले लिया, यानी आपका बचा कितना, 80,000। यूनिट डिजिट से सॉल्व करते हैं, 11 के पावर 4 और बटे 10 के पावर 4, हर बराबर कर लिया, बटे 10 के पावर 4, 1 2 3 4। 1 के पावर कुछ भी करेंगे यूनिट डिजिट 1 होगा, 1 के पावर कुछ भी करेंगे यूनिट डिजिट 1, और 0 के पावर कुछ भी करेंगे यूनिट डिजिट 0। 1 में से 0 घटेगा, हमेशा यूनिट डिजिट 1, और 1 का 8 में गुणा होगा, यूनिट डिजिट 8। आपका आंसर आ गया 37,128। सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, 37,128 आपका उत्तर। कहा गया एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको 5%, 10% और 15% में घटाया गया, 3 साल बाद क्या वैल्यू होगी अगर बिगिनिंग में 8,000 थी। देखो 8,000 थी, 5% घटाओगे तो 95% बचेगा, यानी 19/20 बचेगा। फिर 10% घटाओगे तो 90% बचेगा, यानी 9/10 बचेगा, और 15% घटाने का मतलब 85% बचेगा, यानी कि 17/20 बचेगा। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, 20 10 20, 4,000 हो गया, 4,000 दूना 8,000 हो गया। यूनिट डिजिट से सॉल्व करो, 2 9 18 8 8 9 72, 2 यूनिट डिजिट, 2 7 14, यूनिट डिजिट 4, 5814 आपका तरम होती। ठीक है, तरुण ने हरि को हेड स्टार्ट, रेस का क्वेश्चन, हेड स्टार्ट देने का मतलब कि आप मान लो आप यहां से रेस शुरू होती है, आप किसी को कितने सेकंड की हेड स्टार्ट देते हो, इसका मतलब क्या हो गया कि आप उससे कहते हो भैया तू 60 सेकंड आगे जाके खड़ा हो, और उसको फिर भी 40 सेकंड से पिछाड़ देते। 40 सेकंड से पिछाड़ने का मतलब ये हरि था, ठीक है, तरुण ने हरि को, तरुण यहां खड़ा था, हरि 40 सेकंड पहले दौड़ चुका है। ठीक है, अब कहा गया फिर तरुण दौड़ना शुरू करता है, और यहां पे मान लो एंड पॉइंट था, तरुण जब पहुंच जाता है उसके 40 सेकंड बाद हरि पहुंचता है, यानी कि हरि टोटल, हरि अभी 40 सेकंड दौड़ता तब वहां पे पहुंचता, यहां से यहां पहुंचने के लिए तरुण द्वारा लिए गए समय से 40 सेकंड ज्यादा इधर लेता है, और 60 सेकंड का हेड स्टार्ट लेकर खड़ा है, यानी कि ये वाला टाइम जो है, यानी 60 सेकंड पहले दौड़ चुका है। यानी हम कह सकते हैं कि 2400 मीटर को दौड़ने में तरुण को जो समय लगता है उससे 100 सेकंड ज्यादा, क्योंकि 60 सेकंड पहले दौड़ चुका था और 40 सेकंड और दौड़ना पड़ता, यानी 100 सेकंड का डिफरेंस है 2400 को अगर हरि दौड़। तो कहा गया हरि की स्पीड अगर 6 मीटर पर सेकंड है तो तरुण की स्पीड बताओ, तो 6 से 2400 ट्रेवल करने में 400 सेकंड, 400 में से 100 घटेगा 300, यानी 2400 को अगर तरुण को ट्रेवल करने में 300 सेकंड लगता है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, एक आदमी की आयु 4 गुना है अपने तीनों बच्चों की आयु के योग के। मान लो तीनों बच्चों की आयु ए बी और सी है, तीनों बच्चों की आयु के योग के कितने गुना के बराबर है, 4 गुना के बराबर है उसके आदमी की आयु। ठीक है, आफ्टर 6 years हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन। कहा गया कि 6 साल बाद आदमी कितने का हो जाएगा, m+6। बच्चे 6 साल बढ़ जाएंगे, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, और प्लस 6 बढ़ेगा, 6 बढ़ेगा, 6 बढ़ेगा, यानी 18 बढ़ जाएगा। इसका जो सम होगा इसके ट्वाइस के बराबर होगा, राइट। अब आपने कहा m की वैल्यू हम रख देते हैं, m की वैल्यू यहां से रखते हैं 4 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, पहले इक्वेशन से उठाए यहाँ पे वैल्यू रखी, प्लस का 6 यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं, बराबर 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी और प्लस का 36, ये इसमें से घट जाएगा, देखिए 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 36 माइनस 36। अगर 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 है तो आपसे आदमी की आयु पूछी गई थी जो कि 4 गुना है प्लस, यानी कि 30 का 2 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा। बोलो क्लियर है। दो गोलों की रेडियाई का अनुपात वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, गोलों का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r1 क्यूब पहले का हो जाएगा, और 4/3 पाई r2 क्यूब दूसरे का हो जाएगा।
अब अगर दोनों गोलों का 4/3 पाई 4/3 पाई हट गया, तो अगर गोलों के वॉल्यूम का रेशियो पूछा जाए तो कितना होता है, R1 का क्यूब बटे R2 का क्यूब, या R1/R2 का होल क्यूब। तो कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सरफेस एरिया एक क्यूब का दिया गया। सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब क्या होता है, देखो क्यूब के लिए सारी चीजें पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक मिनट मैं पहले क्यूब बना देता हूं। दिस वन इज योर क्यूब, योर क्यूब नहीं, एक क्यूब बना देते हैं, ये आपका क्यूब बन गया। ठीक है, इसके अगर साइड एज ए हो तो इसके लिए वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। टोटल सरफेस एरिया 6a², अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा है तो 4a²। आपको क्या दिया गया, सरफेस एरिया, यानी 6a² बराबर 1728। 6a² बराबर 1728, यानी यहां से हमारा a² बराबर कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, 5 6 8 48, 288, यानी a² 288 हो गया। यानी हमारी यहां से एच कितना आ जाएगा, 188 को 144 गुणे 2 लिख सकते हैं, 144 का वर्गमूल 12 और √2। अगर ये इतना है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए का क्यूब तो 12 का क्यूब 1728, और गुणे √2 गुणे √2 गुणे √2 2√2, तो 1728 हो ना, 3456 √2 इसका वॉल्यूम हो जाएगा, 3456 √2 इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ताकि नंबर ऑफ कॉमर्स साइंस एंड आर्ट स्टूडेंट, आपको कुछ कुछ डेटा दिया गया, कॉमर्स के स्टूडेंट दिए गए, राइट, साइंस के स्टूडेंट्स दिए गए, और व्हाट यू आर गिवन विद आर्ट्स के स्टूडेंट दिए गए। ताकि 40 है, ये 80 है और ये 60 है। ताकि अगर पाई चार्ट में लिखें तो कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट की संख्या कितना डिग्री, कॉमर्स के कितने हैं 40, आउट ऑफ टोटल कितने, 40 80 120 और 60 180, 180 में से 40 कॉमर्स के, तो 180 टोटल है, टोटल को ही तो 360 डिग्री पे डिनोट करेंगे, यानी ऐसे ये 180 जो होगा 360 डिग्री के बराबर होगा, 360 डिग्री को घेरेगा। यानी एक स्टूडेंट की वैल्यू बात करें तो 2 डिग्री लगभग घेरता है। कॉमर्स वाले कितने हैं 40, तो कितने डिग्री घेरेंगे, 80 डिग्री घेरेंगे। क्लियर हो गया। 88 को अगर 93 और 41 से रिप्लेस कर, सॉरी 88 को 93 से रिप्लेस कर दिया जाए और 41 को 47 से रिप्लेस कर दिया जाए इस ऑब्जर्वेशन में, तो डिफरेंस बिटवीन न्यू मीडियन एंड प्रीवियस मीडियन, पहले हम डेटा लिख रहे हैं। देखो प्रीवियस मीडियन के लिए पहले डेटा लिखते हैं। डेटा मीडियन के लिए पहले पदों की संख्या देखो, नंबर ऑफ टर्म्स देखो, 46 1 3 4 3 7 3 10 1 11 है। तो मीडियन वाला फॉर्मूला क्या लगेगा, n+1/2 टर्म, यानी कि 11 है तो 11 + 1 12/2, यानी 6 टर्म जो होगा वही मीडियन हो जाएगा। 6 टर्म किसका, असेंडिंग ऑर्डर में पहले डेटा को लिखो। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखोगे, सबसे छोटा कहां पे दिख रहा है 35, तो 35 को काट दो, 35 लिख दिया। फिर 35 के बाद कौन आएगा, 35 के बाद जस्ट 41 मेरे हिसाब से आना चाहिए, 41 आ जाएगा। 41 के बाद कौन सा आना चाहिए, 41 के बाद मेरे हिसाब से 46 आना चाहिए, 46 को काट दो। 46 के बाद हमें मेरे हिसाब से 48 आना चाहिए, 48 को काट दो। 48 के बाद कौन आना चाहिए, 55 आना चाहिए मेरे हिसाब से, उसको काट दो। और फिर 56 आना चाहिए, 55 और 56 हमने निपटा दिया। फिर 63 आना चाहिए, 63 लिख दिया। फिर 76 आना चाहिए, हमने उसको लिख दिया। फिर 88 लिख दिया, फिर 90 लिख दिया, और फिर 92 लिख दिया। 3 3 6 3 9 2 11 है। अब आप बताओ प्रीवियस मीडियन कितनी थी, 6 टर्म, 3 3 6, यानी कि छठवां टर्म ये मीडियन थी, प्रीवियस मीडियन थी। ठीक है, अब आपसे क्या करें, अगर 88 को 93 से रिप्लेस कर दिया जाए, यानी 88 को अगर हम 93 से रिप्लेस करेंगे तो ये जगह हटके ये यहां आ जाएगा न्यू मीडियन के लिए, तो 93 हो जाएगा। और 41 को 47 से रिप्लेस कर दिया जाए, यानी ये हटके यहां से 46 के बाद 47 यहां पे आ जाएगा। अब एक बात बताओ, जो नया डेटा बना इसमें पदों, हमें मीडियन जो थी, मीडियन छठवां टर्म होगा, हमने कहा 41 हट गया, अब हमारा पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठवां टर्म अभी भी वही है। छठवां टर्म जब नहीं बदल रहा है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म छठवें नंबर पे अभी भी 56 आ रहा है, तो हमें नहीं मतलब कि पीछे और आगे का डेटा क्या है, हमारा जो मीडियन होगा वो अभी भी, यानी न्यू मीडियन जो होगा अभी भी 56 ही होगा। यानी प्रीवियस और न्यू दोनों 56 है, तो उनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 0 हो जाएगा। मार्क प्राइस किसी वस्तु की 2800 है, वो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट पे बेची जाती है, सेलिंग प्राइस 2800 रुपए मार्क प्राइस थी। अगर 15% का डिस्काउंट दिया गया, यानी 85% पे बेच रहे हैं, यानी 17/20 पे बेच रहे हैं। 8% का डिस्काउंट मतलब 92% पे बेच रहे हैं, यानी कि 23/25 की बेच रहे हैं। और 5% डिस्काउंट का मतलब 95% पे बेच रहे हैं, यानी 19/20 की बेच रहे हैं। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 20 400 70 7 हो गया। 25 से काटने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप 7 7 × 17 और × 23 × 19,
23 गुणे 19 करने के लिए 23 गुणे 20 माइनस 23 यानी कि 460 में से 23 घटा लेंगे यानी कि 437 हो जाएगा। और 437 को कितने से गुणा करना है? 119 से। और बटे में क्या लिखना है? 25 लिखना है। आप क्या काम करेंगे? 25 से काट देते हैं। 25 से कटेंगे, 25 से काटेंगे, 25 चौको 100, ये 10 में लगेगा 190, 25 सत्ते 175, 25 छक्के 150। अब आप एक बात बताओ, हम अगर यूनिट डिजिट पे कैलकुलेट करें तो 6 सत्ते 42, यूनिट डिजिट 2, यूनिट डिजिट 2 कहां पे दिख रहे हैं? यहाँ पे। बस आपका 2 अंक बाद दशमलव लगेगा और यूनिट डिजिट 2 होगा। आपका आंसर आ गया, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके इक्वल डायगोनल्स है और इक्वल अपोजिट साइड्स है, ये क्या होगा? तो कोई क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल नहीं, क्वाड्रिलेटरल कोई है, उसके इक्वल अपोजिट साइड्स होती तो मान लेते हैं एक ये ऐसा बना दिया जाता, तो ये स्क्वायर हो सकता, इक्वल, ये क्या बना? ये रोम्बस, रोम्बस भी हो सकता था, इसके चारों भुजाएं बराबर। और हम कहते कि ये आयत भी हो सकता था, रेक्टेंगल भी हो सकता था, क्योंकि अपोजिट साइड सब में बराबर होती है। आपसे कहा गया इक्वल डायगोनल भी होने चाहिए। इक्वल डायगोनल के लिए आप कहेंगे स्क्वायर का भी डायगोनल इक्वल है, लेकिन स्क्वायर ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये तो आपका खत्म हो गया। दूसरा, रोम्बस का आपको पता है कि डायगोनल रोम्बस कुछ इस प्रकार से होता है, देखो ये, इसमें आपको क्लियर विजुअल होगा। इसका ये वाला एक डायगोनल बड़ा होता है, एक डायगोनल छोटा होता है, ये सबको पता है। तो रोम्बस नहीं हो सकता, यानी स्क्वायर और रोम्बस खत्म हो गए। और काइट की तो भुजाएं, काइट तो इस तरह से होता है ना, क्या आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है काइट में? नहीं, काइट में एडजेसेंट साइड बराबर होती है, यानी ये दो एडजेसेंट साइड बराबर होती है, काइट हट गया। रोम्बस क्यों हटा? रोम्बस का ये ट्रेपेजियम क्यों नहीं बराबर होगा? ट्रेपेजियम देखो, ट्रेपेजियम के आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, ना कि बराबर होती है, तो हमने कहा बराबर नहीं हो सकती ट्रेपेजियम की। ये देखो, तो चलो मान लो बराबर हो गए, तो क्या इसका डायगोनल बराबर होगा? तो ट्रेपेज, दो भुजाएं समांतर, दो भुजाएं असमांतर रखनी है। अगर असमांतर रखनी है तो आप कहेंगे ये भुजा इस भुजा के नहीं बराबर हो सकती, ये भुजा इसको, कोई दो भुजाएं बराबर हो सकती, कोई दो भुजाएं, मतलब जरूरी नहीं कि बराबर हो, क्योंकि बराबर हो ही नहीं पाएंगे। अगर बराबर, मान लो ये दोनों भुजाएं बराबर ले ली, अब इसको अगर इधर ड्रॉ करेंगे तो आपको अगर इसके बराबर लेना है तो इसको भी ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये फिर ट्रेपेजियम कहाँ रह जाएगा? ये भी इसके समांतर हो जाएगा, तो आप कहेंगे ट्रेपेजियम नहीं होगा। यानी कि आपका ऑप्शन हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, और इसका डायगोनल हमेशा बराबर होता है, डायगोनल हमेशा बराबर। तो दीज वर 25 नहीं कहने जा रहा था, 30 क्वेश्चंस आस्क्ड इन, कौन से आपके एग्जाम में? सीएचएसएल के मेंस एग्जाम में पूछे गए। और आशा करता हूं कि आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं भैया तो वीडियो को लाइक कर लेना, यहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे आपको मेंस के अभी तक के सोल्यूशन मिल जाएंगे, सीजीएल सीएचएसएल के, और यहाँ पे अपनी प्लेलिस्ट मिल जाएगी टियर 1 सॉल्व पेपर्स, बहुत सारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपको मैथ्स में कहीं भी कोई दिक्कत है तो स्टार बैच की प्लेलिस्ट, स्टार बैच और स्टार बैच 2.0, ये एरिथमेटिक्स का बैच है, ये मैथमेटिक्स एडवांस का बैच है, आप पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उधर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इस बाइलिंगुअल पीडीएफ और सॉल्यूशन वाले पीडीएफ का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल। क्यों जाऊं, वंदे मातरम, जय हिंद।